नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए, जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। और जो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उसको ध्यान से सुनना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा उसको नोट करना। मैं हर एक वीडियो में यही कहता हूँ कि नोट करना। और जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको ज़रूर याद आती होगी कि यार ये क्वेश्चन पढ़ा था, शायद नोट कर लिया होता तो नहीं भूलता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि नोट करना, ताकि एग्ज़ाम में वो चीज़ ना भूले और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार वो चीज़ रिवाइज हो सके। तो वैसे भी जब आप लिख कर कुछ कर लेते हैं ना, रिटर्न में कुछ कर लेते हैं, वो थोड़ा सा इमेज दिमाग में बन जाती है, वो भूलता कम है। ठीक है, इंसान है, भूल तो जाता है, परंतु फिर भी भूलता कम है अगर आपने लिखा हो और बार बार रिवाइज किया हो। तो क्वेश्चन नंबर 136 से हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे, डिटेल से डिस्कशन को करेंगे। बोलते हैं, इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड अंडर विच आर्टिकल बिटवीन ईयर 1975 टू 1977 इन इंडिया। तो बोलते हैं कि 1975 से लेकर 1977 के बीच में भारत में इमरजेंसी लगी थी। बोलते हैं कौन से आर्टिकल के तहत ये इमरजेंसी लगी थी। तो ये जो इमरजेंसी लगी थी ये नेशनल इमरजेंसी थी, एक राष्ट्रीय इमरजेंसी थी। ये इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 के तहत जो था वो लगी थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आर्टिकल 352 के तहत ये इमरजेंसी जो था वो लगी थी। और आपने ध्यान रखना है कि इमरजेंसी के हमारे पास अलग अलग आर्टिकल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल नंबर 360 दिया गया है, ये बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में जो है ये आर्टिकल बात करता है। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 356 दिया गया है। ये जो आर्टिकल नंबर 356 है ये बात करता है स्टेट इमरजेंसी के बीच में। ये जो स्टेट इमरजेंसी होती है इसको प्रेसिडेंट रूल भी कह दिया जाता है, प्रेसिडेंट रूल भी इसको कह दिया जाता है। तो ये तीन तरह की इमरजेंसी हमने डिस्कस कर ली। एक तो हमने नेशनल इमरजेंसी डिस्कस कर ली, आर्टिकल 352। 356 आर्टिकल जो होती है वो स्टेट इमरजेंसी होती है। आर्टिकल नंबर 360 होता है वो जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। हमारे पास अभी तक आर्टिकल नंबर 352 के तहत भी इमरजेंसी लग चुकी है, आर्टिकल नंबर 356 के तहत भी इमरजेंसी इंडिया में लग चुकी है। फॉर्चुनेटली हमारे पास आर्टिकल नंबर 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है उसके तहत इमरजेंसी नहीं लगी है। ठीक है जी। और आर्टिकल के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है वो डील करता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है पार्ट नंबर 18 जो है वो डील करता है। ये पार्ट नंबर 18 जो है वो डील करता है इमरजेंसी के साथ, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज द कलर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो गैस होती है, हाइड्रोजन गैस का कलर जो है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन गैस, देखो अगर आपने साइंस पढ़ी है या 10वीं तक भी कोई प्रैक्टिकल कभी किया होगा तो हाइड्रोजन गैस के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। इसका कोई कलर होता ही नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स में भी आपने कभी देखा होगा। तो इसका कोई कलर कैसे होगा हाइड्रोजन? ये कलरलेस गैस होती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस के बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल आता है, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहली गैस जो है वो हाइड्रोजन ही आती है, फिर हमारे पास हीलियम आता है। पहले नंबर पर हाइड्रोजन, फिर हीलियम जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। तो पहले नंबर की ये गैस है पीरियोडिक टेबल में। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। 138 नंबर आर्टिकल देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं क्लासिकल डांस भरतनाट्यम बिलोंग टू विच स्टेट। तो बोलते हैं कि भरतनाट्यम एक क्लासिकल डांस है, परंतु पूछा ये गया है कि ये कौन से स्टेट से जो है वो संबंध रखता है। तो भरतनाट्यम देखो एक क्लासिकल डांस है और भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु स्टेट से जो है वो जो है वो संबंध रखता है। तमिलनाडु स्टेट, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो क्या है, अलग अलग आर्टिकल्स जो हैं वो दिए गए, अलग अलग डांसेस जो हैं वो दिए गए हैं। तो कौन सा डांस कौन से स्टेट से संबंध रखता है वो जानना भी ज़रूरी होता है। जनरल अवेयरनेस के ये बड़े ही कॉमन से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आप मूवीज़ देखते हैं वहाँ से भी सॉल्व हो जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपने पढ़े होंगे तो मूवीज़ से कई बार रिवाइज हो जाते हैं। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का हो गया। बिहू डांस की अगर हम बात करें तो बिहू डांस जो है वो असम का जो है वो डांस है। ये कहाँ का है? असम का जो है वो डांस है। उसी तरह जो है हम बात करें गरबा की, तो गरबा जो है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? ये गुजरात में परफॉर्म किया जाता है। और हम कत्थक की बात करें तो कत्थक जो है वो नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट्स में परफॉर्म किया जाता है, परंतु एक कत्थक कली भी है। कत्थक कली की अगर हम बात करते हैं तो कत्थक कली की जो है ये केरला का फेमस जो है वो डांस है। कुचिपुड़ी की अगर हम बात करते हैं तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का जो है वो फेमस डांस है। और उसी तरह जो है हम बात करते हैं नाट्य की, तो नाट्य हमारे हिमाचल का आ जाता है। एक रौफ भी होता है, रौफ जो है वो जम्मू कश्मीर का जो है वो इम्पोर्टेंट डांस जो है वो आता है। यक्षगान भी होता है, यक्षगान जो है वो कर्नाटक का जो है वो इम्पोर्टेंट डांस है। तो ये हमने इम्पोर्टेंट डांसेस जो हैं वो जान लिए। अलग अलग स्टेट के जो हैं ये अलग अलग डांसेस जो हैं वो हैं, तो इन डांसेस के बारे में आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। बोलते हैं भगत सिंह
राजगुरु एंड सुखदेव वर सेंटेंस्ड इन 1931 AD टू डेथ ऑन। तो बोलते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 में किस दिन फांसी दी गई थी। देखो भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए, इनको फांसी दी गई थी 1931 में, इनको फांसी दी गई थी। इनको जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी 23 मार्च को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 23 मार्च 1931 को जो था वो इनको फांसी दी गई थी, ये पता होना चाहिए। 1931 में तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो था वो फांसी दी गई थी, परंतु उससे पहले भी कुछ एक चीज़ें ऐसी हुई जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर जो था वो बॉम्ब फेंका गया था, वो 1929 में जो था वो फेंका गया था। 1929 से पहले 1928 में क्या होता, सॉन्डर्स की हत्या हुई थी। सॉन्डर्स जो था वो कौन हुआ करता था, सॉन्डर्स एक पुलिस ऑफिशियल हुआ करता था जिसने लाठी चार्ज किया था जब लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज हुआ था साइमन कमीशन के विरोध में, तो सॉन्डर्स के द्वारा जो था वो लाठी चार्ज करवाया गया था। तो सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गए, भगत सिंह हो गए, आज़ाद हो गए, नहीं भगत सिंह थे, आज़ाद थे और राजगुरु थे, इन्होंने सॉन्डर्स की हत्या जो था वो कर दी थी, क्योंकि वो लाहौर में जो लाठी चार्ज किया गया था उसका वो रिस्पॉन्सिबल था, तो उसके लिए जो था वो उसको जो था वो मार दिया गया था। 1928 की बात है, दिसंबर महीने की बात है, दिसंबर 1928 को। उससे पहले हमें देखने को मिलता है 1925 में काकोरी रोबरी भी जो था वो हुई थी। काकोरी कांड कब हुआ था, 1925 में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के बारे में आप पढ़ते हैं। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में जो था वो की गई थी। बाद में चलकर इसको जो है वो हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA भी जो है वो कहते हैं। ये जो HSRA है ये 1928 में जो है वो बनता है। HSRA 1928 में बनता है और HRA जो है वो 1924 में बनता है। तो ये सब आपने यहाँ से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ हाइम्स इन ऋग्वेदा इज। तो बोलते हैं कि ऋग्वेद में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है। टोटल नंबर ऑफ हाइम्स, ऋग्वेद के बारे में हमने जब भी पढ़ा है तो हमने दो ही चीज़ें मुख्य रूप से रिवाइज की हैं। एक तो हमने ऋग्वेद के बारे में ये पढ़ा है कि इसमें कितने हाइम्स हैं, दूसरा हमने इसके मंडलों के बारे में जो है वो पढ़ा है। तो ऋग्वेद में 1028 जो है वो हाइम्स हैं, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में 1028 हाइम्स हैं और ऋग्वेद जो है वो सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है वर्ल्ड का, वर्ल्ड की ये सबसे ओल्डेस्ट ग्रंथ एक तरह से माना जाता है। ऋग्वेद के बारे में हमने उसके मंडल भी पढ़ रखे हैं, 10 मंडल जो है वो ऋग्वेद में आते हैं। अच्छा 10 मंडल ऋग्वेद में आते हैं। 10 मंडलों में से आपने ध्यान रखना है कि 10 मंडलों में से जो है वो कौन सा मंडल ऐसा है जिसमें बात की गई है गायत्री मंत्र की। तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से जो है वो लिया गया है। तीसरे मंडल से जो है वो गायत्री मंत्र हमारा लिया गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है, 10 मंडल हैं, तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। 1028 जो श्लोक हैं वो ऋग्वेद में दिए गए हैं, ये सब पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 141 बोलते हैं वेयर इज अ शोभा सिंह आर्ट गैलरी लोकेटेड। तो बोलते हैं कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो कहाँ पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं शोभा सिंह आर्ट गैलरी की तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंद्रेटा में जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंद्रेटा में जो है ये शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो स्थित है। और साथ में आपने क्या ध्यान रखना है कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो अंद्रेटा में तो है ही है। हमने कल पढ़ा था निकोलस रोरिक के बारे में। निकोलस रोरिक जो था वो एक रशियन पेंटर थे और निकोलस रोरिक जो था वो रशियन पेंटर थे। इस बार जो है वो 9 अक्टूबर को उनकी 150वीं जयंती मनाई गई, वो भी हमने पढ़ा था। 150th एनिवर्सरी उनकी मनाई गई। और रोरिक आर्ट गैलरी भी है। रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पर है, वो नगर में जो है वो स्थित है। वो नगर आपने ध्यान रखना, नगर में है रोरिक आर्ट गैलरी। और शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो अंद्रेटा में स्थित है। शोभा सिंह एक पेंटर थे और पेंटर थे तो इनकी कुछ एक इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स आपको पता होनी चाहिए जो कि एग्जाम में पूछी भी गई, जैसे कि सोहनी महिवाल हो गया। सोहनी महिवाल इनकी पेंटिंग थी। कांगड़ा ब्राइड बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, इनफैक्ट पेपर 1 में भी पूछी जा चुकी है। कांगड़ा ब्राइड जो है ये भी इनकी पेंटिंग है। एक गद्दी बाले पूछी गई थी, गद्दी बिल पूछी गई थी, ये भी जो है वो इनकी पेंटिंग है। ठीक है, निकोलस रोरिक की ही ये पेंटिंग है। और आपने ध्यान रखना है कि निकोलस रोरिक की गैलरी जो है वो अंद्रेटा में स्थित है। अंद्रेटा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। अंद्रेटा और नगर को लेकर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट इज नाको लेक लोकेटेड। तो बोलते हैं कि नाको लेक जो है वो कहाँ पर स्थित है। नाको लेक जो है वो किन्नौर में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नाको लेक किन्नौर में है। और काफ़ी टाइम से हमने कि लेक्स के बारे में रिवाइज भी नहीं किया है, आज हम लेक्स के बारे में भी रिवाइज कर ही लेंगे। नाको लेक किन्नौर में है। किन्नौर में क्या कोई और लेक भी पड़ती है, तो किन्नौर में एक और लेक आती है, वो है सोरंग लेक। सोरंग लेक किन्नौर में आती है। ऑप्शन में सिरमौर दिया गया है।
सिरमौर में जो है वो कौन सी लेक जो है वो आती है? देखो सिरमौर में अगर हम लेक की बात करते हैं तो रेणुका लेक जो है वो सिरमौर में आती है। रेणुका लेक की क्या हिस्ट्री है? रेणुका लेक जो है वो आपने ध्यान रखना है कि ये बिगेस्ट नेचुरल लेक जो है वो है हिमाचल प्रदेश की, ये जो है वो सिरमौर में आती है। एक सुकेती लेक आती है, सकेती लेक, ये जो शिवालिक फॉसिल पार्क है वहाँ पर आती है, उसके नज़दीक जो है ये स्थित है और ये भी सिरमौर में ही स्थित है। ऑप्शन में शिमला जो है वो दिया गया है। शिमला में एक तो तानू जुब्बल जो लेक है वो स्थित है। शिमला में जो है वो चंद्र नाहन झील भी जो है वो स्थित है। चंद्र नाहन झील जो है वो सिचुएटेड है चांसल पीक पर, जो कि रोहड़ू तहसील में पड़ती है और यहाँ से पब्बर नदी का ओरिजिनेट भी जो है वो होता है, पब्बर नदी भी यहाँ से निकलती है। एक है ब्राडोंसर लेक। ब्राडोंसर लेक शिमला के डोडरा कवार और किन्नौर के सांगला के बीच में जो है वो स्थित है। और चंबा ऑप्शन में दिया गया है। चंबा में तो बहुत सारी झील है, जैसे कि खजियार झील जो है वो चंबा में स्थित है। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। और खजियार जो लेक है इसके नज़दीक जो है वो पंच पांडव ट्री भी जो है वो है, ये आपने ध्यान रखना है। उसी तरह ध्यान रखना है चंबा में घड़ासरू झील आती है, चंबा में लामा डल झील आती है, चंबा में मणिमहेश झील आती है, चंबा में चमेरा झील आती है, चंबा में महाकाली झील आती है, चंबा में चंद्रकूप झील आती है। तो ये सारी लेक्स जो हैं वो चंबा में आती हैं। तो ये 4 हमारे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर हो गए। इनफैक्ट इनकी लेक्स जो है वो हमने रिवाइज़ कर ली। इन 4 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स की हमने झीलें जो हैं वो रिवाइज़ कर ली। तो ये झीलें अब आपने ध्यान रखनी है, ये झील जो है वो नहीं भूलनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कि 1954 में हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला कौन सा बना था? यहाँ पर 1954 लिखा गया है, थोड़ा सा ये फेड हो गया है। बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम द 5th होगा यहाँ पर 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1954। 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 15 अप्रैल को, तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश में जो था वो 4 जिले जो था वो हुआ करते थे। 5वें नंबर का जो जिला हिमाचल का बना था वो बिलासपुर जिला बना था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन होता है तो बिलासपुर मना कर देता है कि भाई हम जो है वो अलग से ही रहेंगे, हम कोई भी स्टेट किसी का नहीं बनेंगे। बाद में चलकर बिलासपुर के जो अंतिम राजा होते हैं उनको ये रियलाइज़ होता है कि भाई वैसे तो स्टेट चलाना मुश्किल है, स्टेट के फाइनेंशियल खर्चे कैसे चलेंगे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। तो फाइनली 1954 में ये डिसाइड किया जाता है कि बिलासपुर जो कि पहले पार्ट सी का स्टेट था उसको हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया जाएगा और 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया गया और ये हिमाचल का 5वें नंबर का जिला बनता है। उसके बाद 6ठे नंबर का जिला भी हिमाचल में जुड़ता है, आकर वो किन्नौर जिला जुड़ता है। महासू तहसील का भाग हुआ करता था, महासू डिस्ट्रिक्ट का भाग हुआ करता था। महासू से चीनी तहसील को बाहर निकाला गया, एक जिला बनाया गया जिसको किन्नौर का नाम जो था वो दे दिया गया। ये किन्नौर जिला इस तरह से बनता है। फिर उसके बाद जो है वो अलग अलग कमीशंस आए, फिर हिमाचल का स्टेटस भी जो है वो चेंज होता है। हमें देखने को मिलता है 1956 में हिमाचल को पार्ट सी स्टेट जो है वो बना दिया, हिमाचल को जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बना दिया जाता है। जो पार्ट ए बी सी सा स्टेटस हो तो ख़त्म हो गया, परंतु 1956 में जो है वो हिमाचल को जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। ये 1971 तक केंद्र शासित प्रदेश बना रहता है और 1971 में क्या होता है, हिमाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा जो था उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा रिज मैदान शिमला से ये अनाउंसमेंट की गई थी कि हिमाचल को जो है वो भारत का 18वें नंबर का स्टेट जो है वो बनाया जाएगा। ये इतिहास रहा हिमाचल का। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं झांझार इज़ द फेमस डांस ऑफ। तो बोलते हैं झांझार कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? हिमाचल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हुए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग बड़े ही इंपॉर्टेंट, बड़े ही फेमस जो है वो डांसेज हैं। ये जो झांझार है ये फेमस डांस आता है चंबा डिस्ट्रिक्ट का। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चंबा का जो है ये झांझार इंपॉर्टेंट फेमस डांस जो है वो आता है। वैसे ही हमारे पास इंपॉर्टेंट डांसेज और भी जो है वो आते हैं। हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल के हैं। इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो अलग अलग तरह के डांस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। हम जानेंगे हर एक के बारे में जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। चंबा से ही जो है वो स्टार्टिंग की जाए। चंबा में झांझार जो है वो परफॉर्म किया जाता है। चंबा में झांकी एक डांस होता है, ये भी परफॉर्म किया जाता है। चंबा में डांगी जो है ये फेमस जो है वो परफॉर्म किया जाता है, डांगी ये परफॉर्म किया जाता है। चंबा में जो है वो सिकरी डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है, सिकरी डांस चंबा में होता है। चंबा का फेमस नुवाला डांस होता है, नुवाला डांस जो है वो भगवान शिव को जो है वो डेडिकेटेड होता है। चंबा में ढांडरास डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है, जो कि मुख्य रूप से गद्दी पुरुषों के द्वारा, मैन गद्दी के द्वारा जो है वो परफॉर्म जो है वो किया जाता है ढांडरास, ये भी ध्यान रखना है।
और उसी तरह आपने ध्यान रखना है कि चंबा का एक इम्पॉर्टेंट जो है फेस्टिवल होता है, वो ऐसा फेस्टिवल है जिसमें महिलाएं और बच्चे ही भाग लेते हैं, वो होता है सूही मेला। सूही मेला कौन से महीने में जो है वो मनाया जाता है? सूही मेला अप्रैल के महीने में जो है वो मनाया जाता है। ठीक है जी, तो ये सब आपने ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द प्लेस नेम मल्लाना फेमस एज वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी सिचुएटेड। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है मल्लाना, वो कहाँ पर स्थित है? वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगर आप ध्यान से वीडियो देखते हैं, हर एक पार्ट को ध्यान से देखते हैं, तो हमने गिरिराज पत्रिका जो है वो डिस्कस की थी। सितंबर महीने का गिरिराज पत्रिका का हमने 4th पार्ट डिस्कस किया था। उसमें हमने एक पास पढ़ा था, हमने चंद्रखानी पास जो था वो पढ़ा था। ये जो चंद्रखानी पास है, ये जो है नगर जो कि निकोलस रोरिक का जो है, जहाँ पर आर्ट गैलरी स्थित है, नगर को जो है वो मल्लाना से जो है वो जोड़ता है। मल्लाना वही मल्लाना जो मल्लाना वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है। तो ये चंद्रखानी पास जो है वो नगर को मल्लाना से जोड़ता है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि नगर में जो है वो माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी जो है वो स्थित है। माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है? नगर में स्थित है। मल्लाना के बारे में आपको पता चल गया। यहाँ से हम कुछ ऐसे पासिस की बात कर लेते हैं जो कि कुल्लू में जो है वो स्थित है। कुछ ऐसे पासिस जो कि कुल्लू में स्थित हैं, वो कौन कौन से पासिस जो है वो हैं? एक तो हमारे पास चंद्रखानी दर्रा हो गया, उसी तरह एक एनिमल पास भी जो है वो आता है, ये भी जो है वो कुल्लू में पड़ता है। जलोरी पास जो है वो आता है, जलोरी पास इनर आउटर सिराज को आपस में जोड़ता है। एक रांगची गलू आता है, रांगची पास, यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ, रांगची पास जो है ये आता है, ये भी जो है वो कुल्लू में स्थित है। एक तैंती गलू आता है, तैंती भी आपने ध्यान रखना है, तैंती जो है वो गलू आता है। उसी तरह जो है वो तैंती के अलावा जो है वो रसोल जोत यहाँ पर आता है, रसोल जोत जो है वो यहाँ पर आता है। तो ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो है वो कुल्लू के इम्पॉर्टेंट पासेज हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला स्पीकर जो था वो कौन थी? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की जो पहली महिला विधानसभा स्पीकर थी वो कौन थी? वो थी श्रीमती शीला कौल। ये पूछा गया है जब स्पीकर की हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर की बात की गई है तो वो थी श्रीमती विद्या स्टोक्स। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मैंने क्या बोला? शीला कौल बोला। ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी हिमाचल प्रदेश की, फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी हिमाचल प्रदेश की। ये भी ध्यान रखना है। कन्फ्यूजन मैंने गलती से बोल दिया ना, कई बार पेपर में गलती से टिक भी हो जाता है, वो टिक नहीं होना चाहिए। फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा विद्या स्टोक्स थी और फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश जो था वो थी श्रीमती शीला कौल। लीला सेठ नाम भी यहाँ पर दिया गया है। लीला सेठ कौन थी? तो लीला सेठ जो था वो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस थी, वो आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस थी। उसी तरह के क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछे जाते हैं, पहले स्पीकर विधानसभा के पूछ लिए जाएंगे। तो पहले स्पीकर जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के थे वो कौन थे? वो थे पंडित जयवंत राम। पंडित जयवंत राम के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है क्योंकि ये बड़े ही इंटेलिजेंट माने जाते हैं। इनकी जो विज़न थी वो बहुत दूर की थी, हिमाचल के लिए काफ़ी सहयोग इन्होंने दिया, चंबा से संबंध रखते थे, तो काफ़ी इन्होंने जो है वो योगदान दिया है हिस्ट्री में अपना। उसी तरह आपने ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर पूछे जाते हैं। श्री एस चक्रवर्ती पहले गवर्नर थे। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस पूछे जाते हैं। जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग जो था वो पहले चीफ जस्टिस थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। तो ये आपको पता यहाँ से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 147 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें ज्वाइन कर लेना। इंपॉर्टेंट जानकारी टाइम टू टाइम व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हम अपडेट देते रहते हैं। जब से टेलीग्राम की हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि टेलीग्राम पर कुछ खतरा आ सकता है, हमने व्हाट्सएप ग्रुप को काफ़ी अच्छे से डेवलप किया है। हम काफ़ी अपडेट्स वहाँ पर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है वही अपडेट्स मिलेंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम वहाँ पर नहीं किया जाता। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलते हैं। व्हाट्सएप पर ज्वाइन कैसे करना है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दिया गया है। बाकी टेलीग्राम पर जब आप ज्वाइन करेंगे तो टेलीग्राम पर भी व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज साच पास। ये साच दर्रा कहाँ पर स्थित है? साच दर्रा, ये हिंदी वाले ऑप्शन देखना, साच दर्रा जो है वो चंबा में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
चंबा में भी अलग अलग दर्रे आते हैं, कुछ स्थान चंबा को कांगड़ा से जोड़ेंगे, कुछ चंबा को भरमौर से जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे पासिस हमें देखने को जो है वो मिलते हैं। ये साच पास कहाँ को कहाँ से जोड़ता है तो चंबा में स्थित, परंतु पांगी के लिए मुख्य गेटवे, मुख्य द्वार जो है ये माना जाता है। अगर आपने जाना हो पांगी तो साच पास से होकर आप जाएंगे, ये कहा जाता है। उसी तरह आपने ध्यान रखना है कि एक दर्रा ऐसा है जो चंबा को जम्मू से भी जोड़ता है। चंबा को जम्मू से जोड़ने वाला दर्रा है पादरी दर्रा। चंबा में भटियात भी है, तो चंबा और भटियात के बीच में जो दर्रा स्थित है वो बसोदन दर्रा जो है वो आता है। वैसे ही आपने ध्यान रखना है चंबा और कांगड़ा के बीच में वारू दर्रा आता है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, वारू दर्रा। भीम सूतरी दर्रा चंबा और कांगड़ा के बीच में आता है। तेलंग पास जो है वो चंबा और कांगड़ा के बीच में आता है। तोरी जोत जो है वो चंबा और कांगड़ा के बीच में आता है। तो ये पासिस ध्यान रखने हैं। उसी तरह आपने ये भी ध्यान रखना है कि चंबा जो है इम्पॉर्टेंट पीक्स के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि नरसिंह टिब्बा, गौरी देवी का टिब्बा, पीर पंजाल रेंज मुख्य रूप से वो चंबा में ही जो है वो आते हैं, तो उनके बारे में भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ऋग्वेद में वर्णित विपाशा किस नदी का नाम है? तो विपाशा ऑब्वियसली व्यास को हम कहेंगे। अरे 5 ही तो नदियां हैं हिमाचल प्रदेश में। चेनाब नदी है जिसको जो है वो अश्किनी कहा जाता है, यमुना नदी है जिसको कालिंदी जो है वो कहा जाता है, सतलुज नदी है जिसको सतुद्री जो है वो कहा जाता है, हमारे पास रावी नदी है, रावी नदी को पुरुषानी कहा जाता है। ये इनके वैदिक नाम जो है वो हो गए। इनके वैदिक नाम तो सही बात है ये हो गए, परंतु सबसे लंबी नदी जो हमारे पास आती है ना वो आती है सतलुज नदी। सतलुज नदी कुल हिमाचल प्रदेश में कितनी बहती है, कुल कितनी डिस्टेंस जो है ये तय करती है? तो 320 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहती है। कितनी? 320 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। साथ में ही आप क्या ध्यान रखेंगे, ये जो सतलुज नदी है ना ये तो सबसे बड़ी नदी है अगर हम लेंथ वाइज देखेंगे। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम जब भी बात की जाए तो वो चेनाब नदी के पास जो है वो स्टेटस चला जाता है। चेनाब नदी इन टर्म ऑफ वॉल्यूम सबसे बड़ी नदी हिमाचल प्रदेश की आ जाती है। तो चेनाब का भी क्लियर हो गया आपके पास। चेनाब के अलावा जो है वो आपके पास क्लियर हो गया सतलुज नदी का। अब आपने ध्यान रखना है कि सबसे छोटी नदी कौन आती है? सबसे छोटी नदी हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी आती है जिसको कालिंदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ रोहतांग पास? तो रोहतांग दर्रे का यहाँ पर एल्टीट्यूड पूछा गया है, हाइट यहाँ पर रोहतांग दर्रे की पूछी गई है। रोहतांग दर्रे का एल्टीट्यूड है 3978 मीटर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 3978 मीटर जो है वो रोहतांग दर्रे का एल्टीट्यूड है। इंपॉर्टेंट पास है रोहतांग दर्रा भी। रोहतांग दर्रे का एल्टीट्यूड आपको पता चल गया कि कितना है, 3978 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। कुल्लू को लाहौल से जो है ये जोड़ता है, 3978 इसका जो है वो एल्टीट्यूड है। ऐसे ही हमारे पास कुछ एक इम्पॉर्टेंट दर्रे मैं आपको बता देता हूँ। दर्रे तो बहुत ज़्यादा हैं परंतु कुछ एक इम्पॉर्टेंट, जैसे कि जो फेमस दर्रे आ जाते हैं उसमें कुंजुम पास जो है वो आ जाता है। कुंजुम पास जो है वो लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। 4520 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है, ये आपने ध्यान रखना है। उसी तरह जो है वो एक हमारे पास जो है वो कालीछो दर्रा जो है वो आ जाता है। ये जो कालीछो दर्रा है ये लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। 4730 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। हमने एनिमल पास कुल्लू का जो है वो पढ़ रखा है। कुल्लू के एनिमल पास का एल्टीट्यूड है 4880 मीटर, 4880 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। हमने कुक्ती पास जो है वो पढ़ रखा है, लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। ये 4961 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। उसी तरह हमने जो है वो चंद्रखानी पास भी जो है वो पढ़ रखा है। चंद्रखानी पास पता चला ना आपको किससे जोड़ता है, ये पास नहीं भूलेगा आपको, ये नगर को मल्लाना साइड से जोड़ता है। इसका एल्टीट्यूड है 3600 मीटर, 3600 मीटर जो है वो चंद्रखानी पास का एल्टीट्यूड है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? बेसिकली SCERT की बात की जा रही है। SCERT की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। ये कहाँ पर स्थित है? ये सोलन में जो है वो स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये तो SCERT की बात हो रही है, तो अगर एजुकेशन से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, वही एक्सपेक्टेशन आपसे की जाएगी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समरहिल शिमला में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो डॉक्टर YS परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो जो है वो नौणी डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। 1985 में उसकी स्थापना की गई थी। जो कृषि विश्वविद्यालय हमारे पास है, जो जिसको श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय भी कहते हैं, वो कहाँ पर स्थित है? वो पालमपुर में स्थित है। उसकी स्थापना 1978 में की गई
गई थी। IIT कहाँ पर स्थित है? मंडी में स्थित है, परंतु मंडी में भी कहाँ पर स्थित है? मंडी के कामंड में जो है ये स्थित है, कामंद में स्थित है, और कामंद इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी जो है वो हिमाचल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सिरमौर में स्थित है। सिरमौर के धोला कुआं कॉलर में जो है ये स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, SCERT की ही बात हो रही थी, तो SCERT का जो इतिहास है वो कुछ इस तरह से है तो ये सोलन में स्थित पहले कॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन सोलन हुआ करता था, जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी, और उसे 1974 में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में बदला गया। फिर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको SCERT कहते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग बनाया गया। तो SCERT की स्थापना फिर से पुनर्गठन करके 1984 में जो था वो की गई थी। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जान लिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है एज़ पर 2011 सेंसस, और उस जिले का लिटरेसी रेट कितना % है? जो जिला जिसका लिटरेसी रेट सबसे अधिक है उसका लिटरेसी रेट कितना है, एक आपने ये कमेंट करके बताना है। और पूरे हिमाचल का लिटरेसी रेट कितना है, वो हिमाचल के मेल और फीमेल लिटरेसी रेट के बारे में भी कमेंट करके जल्दी से बताइए। ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। टेलीग्राम ग्रुप पर आपने अगर हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर आप हमें कैसे ज्वाइन करेंगे? टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। आने वाले एग्ज़ाम की हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी, जैसे कि पहले भी करती रही है। टेलीग्राम के अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पर तो आपको हमें ज्वाइन करना ही है। टेलीग्राम पर ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।